क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग ऐसा क्या जानते हैं जो 99% लोग नहीं जानते? क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वही के वही रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत कम समय में इतिहास रच देते हैं? जवाब किसी जादुई किस्मत में नहीं, बल्कि एक सीक्रेट फॉर्मूले में छिपा है। साल 1937 में एक किताब आई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ऑथर नेपोलियन हिल ने 25 साल से ज्यादा का समय लगाया, दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे अमीर इंसानों जैसे एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड का इंटरव्यू लिया और उन सबकी कामयाबी का एक ही निचोड़ निकाला जिसे आज हम जानते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अमीर बनने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब की समरी को आसान हिंदी में समझने वाले हैं। अगर आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो हेडफोन लगा लीजिए और इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, विचार ही वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स। दोस्तों, नेपोलियन हिल इस किताब की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली लाइन से करते हैं। थॉट्स आर थिंग्स यानी विचार ही वस्तुएं हैं। जब हम पहली बार इस लाइन को सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई किताबी बात है। भला दिमाग में आने वाला एक अदृश्य विचार एक असली और भौतिक फिजिकल वस्तु कैसे बन सकता है? लेकिन इस चैप्टर में ऑथर ने यह साबित किया है कि जब एक विचार के साथ एक निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस, दृढ़ता, परसिस्टेंस और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा, डीप डिजायर जुड़ जाती है तो वो विचार सिर्फ एक सोच नहीं रह जाता, वो एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है जो हकीकत में दौलत, कामयाबी और किसी भी भौतिक वस्तु को आपकी तरफ खींच लाता है। आसान शब्दों में कहें तो जो कुछ भी आज हमारे आसपास इंसानों द्वारा बनाया गया है, चाहे वो आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, इंटरनेट हो या बड़ी बड़ी इमारतें, वे सब कभी न किसी के दिमाग में सिर्फ एक छोटा सा विचार ही थे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर की तरह है। जब हम किसी एक विचार पर पूरी तरह फोकस हो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस विचार को सच करने के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा सोचने से सब कुछ मिल जाएगा। ऑथर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। विचार तभी वस्तु बनता है जब आप उसके साथ एक्शन लेते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि वो सच न हो जाए। आइए इसे इतिहास के 2 सबसे बेहतरीन और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं जिनका जिक्र खुद ऑथर ने इस चैप्टर में किया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, एडविन सी बार्न्स, थॉमस एडिसन का पार्टनर। ये कहानी इस चैप्टर की सबसे जानदार कहानी है। एडविन सी बार्न्स नाम का एक आम इंसान था। उसके पास कोई पैसे नहीं थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी और नहीं उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड था। लेकिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया। उसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं सोचा कि उसे एडिसन की कंपनी में नौकरी करनी है। उसने सोचा कि उसे एडिसन का पार्टनर बनना है। अब बार्न्स के सामने 2 बहुत बड़ी मुश्किलें थी। वो थॉमस एडिसन को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। उसके पास एडिसन के शहर वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी जाने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। कोई आम इंसान होता तो यहीं पर हार मान लेता और कहता, ये नामुमकिन है। लेकिन बार्न्स का विचार एक निश्चित उद्देश्य बन चुका था। उसने हार नहीं मानी। वो एक मालगाड़ी, फ्रेट ट्रेन में छिपकर सफर करते हुए एडिसन की लैब तक पहुंच गया। जब वो एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो वो दिखने में एक साधारण आवारा या गरीब लड़के जैसा लग रहा था। लेकिन एडिसन ने सालों बाद खुद बताया था, जब बार्न्स मेरे सामने खड़ा था तो उसके चेहरे पर कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था कि मुझे साफ दिख रहा था कि ये बंदा तब तक नहीं मानेगा जब तक इसे वो नहीं मिल जाता जो ये चाहता है। मैंने उसे काम पर रख लिया, पार्टनर के रूप में नहीं।
बल्कि एक बेहद मामूली कर्मचारी के रूप में। बार्न्स कई महीनों तक वही मामूली काम करता रहा। उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। बाहर से देखने वाले को लगता कि बार्न्स का प्लान फेल हो गया है, लेकिन बार्न्स के दिमाग में उसका विचार अभी भी जिंदा था। वो खुद को मन ही मन एडिसन का पार्टनर मान चुका था। मोर द टर्निंग पॉइंट। कुछ समय बाद एडिसन ने एक नई मशीन बनाई जिसे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन कहा जाता था। एडिसन के सेल्समैन को लगा कि यह मशीन बाजार में नहीं बिकेगी और किसी ने भी उसे बेचने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बार्न्स ने इसे एक मौके, अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसने तुरंत एडिसन से कहा कि वह इस मशीन को बेचकर दिखाएगा। एडिसन ने उसे मौका दिया। बार्न्स ने इतनी जी-जान से मेहनत की कि उसने उस मशीन को पूरे अमेरिका में सुपरहिट कर दिया। उसने इतनी मशीनें बेची कि कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ। नतीजा क्या हुआ? थॉमस एडिसन ने बार्न्स को अपना ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बना लिया। एक लाइन मशहूर हो गई, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। बनाया एडिसन ने, पहुंचाया बार्न्स ने। बार्न्स ने साबित कर दिया कि एक विचार, जब तक आप उस पर टिके रहते हैं, आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, डार्बी और सोने की खदान, डार्बी एंड दी गोल्ड माइन। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में एक और कहानी सुनाते हैं जो हमें यह सिखाती है कि लोग कामयाबी के कितने करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। यह कहानी है डार्बी नाम के एक व्यक्ति और उसके चाचा की। अमेरिका में जब गोल्ड रश, सोना खोजने का दौर चल रहा था, तो डार्बी के चाचा भी सोना खोजने निकल पड़े। उन्होंने एक जगह जमीन खरीदी और खुदाई शुरू की। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें सोने की एक चमकदार लकीर, वेन ऑफ ऑरे, दिखाई दी। लेकिन उस सोने को बाहर निकालने के लिए बड़ी मशीनों की जरूरत थी। वे चुपचाप अपनी खदान को बंद करके वापस अपने गांव आए। रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, मशीनें खरीदी और वापस खुदाई शुरू की। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया रहा। कुछ सोना निकला भी, जिससे उनका हौसला बढ़ा। लेकिन फिर अचानक सोने की वो लकीर गायब हो गई। उन्होंने कई दिनों तक और गहरी खुदाई की, लेकिन सोना कहीं नहीं मिला। आखिरकार वे निराश हो गए और उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपनी लाखों की मशीनें कबाड़ वाले को सिर्फ कुछ $100 में बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर आ गए। कबाड़ वाले का मास्टर स्ट्रोक। वो कबाड़ वाला, जंकमैन, बेवकूफ नहीं था। उसने मशीनें ली, लेकिन दोबारा खुदाई करने से पहले उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और खदान का मुआयना करने को कहा। इंजीनियर ने जमीन की बनावट को देखा और एक हैरान करने वाली बात कही। उसने कहा, डार्बी और उसके चाचा इसलिए फेल हुए क्योंकि वे फॉल्ट लाइंस, जमीन की परतों के खिसकने के बारे में नहीं जानते थे। इंजीनियर के कैलकुलेशन के मुताबिक जहां डार्बी ने खुदाई रोकी थी, उससे सिर्फ 3 फीट आगे सोना दोबारा मिल जाएगा। कबाड़ वाले ने ठीक वैसा ही किया। उसने सिर्फ 3 फीट और खुदाई करवाई और उसे करोड़ों डॉलर का सोना मिल गया। वो कबाड़ वाला अमीर बन गया क्योंकि उसने हार मानने से पहले एक एक्सपर्ट की सलाह ली थी। जब डार्बी को यह बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने इस नाकामी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने खुद से कहा, मैं सोने की खदान में सिर्फ 3 फीट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचने के अपने बिजनेस में कभी भी ग्राहक के एक बार ना कहने पर पीछे नहीं हटूंगा। इस एक विचार और दृढ़ संकल्प की वजह से डार्बी आगे चलकर अमेरिका के सबसे सफल इंश्योरेंस सेलर्स में से एक बना और उसने करोड़ों रुपए कमाए। इस चैप्टर से हमारे लिए मुख्य सबक, की टेकअवेज। अगर हम इस पूरे चैप्टर का निचोड़ निकालें तो 3 सबसे बड़ी बातें सामने आती हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। कामयाबी आने से पहले नाकामी आती है। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, शुरुआत में अस्थायी असफलता, टेम्पररी डिफीट जरूर आएगी। 99% लोग इसी मोड़ पर घबराकर कदम पीछे खींच लेते हैं।
आपको 3 फीट पहले रुकने वाले डार्बी की तरह नहीं बनना है, बल्कि बार्न्स की तरह टिके रहना है। इच्छा में बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बार्न्स के पास कोई दूसरा प्लान बी नहीं था। उसने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए थे। या तो एडिसन का पार्टनर बनना था या फिर खत्म होना था। जब आपकी इच्छा इस हद तक गहरी हो जाती है तो प्रकृति भी आपके सामने झुक जाती है। अवसर हमेशा भेष बदल कर आता है। अवसर, अपॉर्चुनिटी अक्सर चोर दरवाजे से आता है। ये कभी कभी दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून या अस्थायी रूप से किसी नुकसान या फेलियर के रूप में सामने आता है। एडिसन की वो डिक्टेटिंग मशीन एक फ्लॉप प्रोडक्ट लग रही थी, जिसे बाकी सेल्समैन कचरा समझ रहे थे, लेकिन बार्न्स ने उसी में अपना सबसे बड़ा अवसर देख लिया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का सीधा और साफ संदेश यही है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। अगर आप गरीबी, लाचारी और मुश्किलों के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग उन्हीं चीजों को सच कर देगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में एक निश्चित लक्ष्य, डेफिनेट चीफ एम तय कर लेते हैं और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके विचार हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 2, तीव्र इच्छा, डिजायर, हर कामयाबी का शुरुआती बिंदु। दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने जाना कि विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन से विचार? हमारे दिमाग में तो रोज हजारों विचार आते हैं। नेपोलियन हिल चैप्टर 2 में इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक साधारण इच्छा या उम्मीद, विशिंग करने से कुछ नहीं होता। अमीर बनने या कामयाब होने की शुरुआत तब होती है जब आपकी इच्छा एक बर्निंग डिजायर यानी एक तीव्र और सुलगती हुई इच्छा बन जाती है। एक साधारण इच्छा और बर्निंग डिजायर में क्या फर्क है? साधारण इच्छा का मतलब है, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन बर्निंग डिजायर का मतलब है, मुझे ये लक्ष्य हर हाल में हासिल करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक ही लक्ष्य पर लगा देते हैं, तो आपकी जीत निश्चित हो जाती है। आइए इसे इतिहास के 2 सबसे बेहतरीन उदाहरणों से समझते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, युद्ध जीतने वाले सेनापति की कहानी, द जनरल हु बर्न्ड हिज शिप्स। हिल इस चैप्टर में एक महान सेनापति की कहानी सुनाते हैं जिसे एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ना था। दुश्मन की सेना उनकी सेना से कई गुना बड़ी और ताकतवर थी। सेनापति अपनी फौज को जहाजों में बिठाकर दुश्मन के देश के तट पर ले गया। वहां पहुंचने के बाद सेनापति ने अपनी फौज को जहाजों से उतारा और फिर एक ऐसा हुक्म दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपने सैनिकों से कहा, इन सारे जहाजों को आग लगा दो। सारे जहाज धूं-धूं करके जल गए। अब सैनिकों के पास वापस भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तब सेनापति ने अपनी सेना के सामने खड़े होकर कहा, सैनिकों, तुम देख रहे हो कि हमारे जहाज जलकर राख हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब हम इस जमीन से तब तक जिंदा वापस नहीं जा सकते जब तक कि हम ये युद्ध जीत नहीं जाते। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम जीतें या हम यहीं मर जाएं। नतीजा क्या हुआ? सैनिकों के पास पीछे हटने का कोई विकल्प, ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और उस विशाल दुश्मन सेना को हराकर युद्ध जीत लिया। इस कहानी से नेपोलियन हिल हमें ये सिखाते हैं कि जो इंसान किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहता है, उसे अपने वापस लौटने के सारे जहाज जला देने चाहिए। बर्न दी शिप्स। जब आपके पास प्लान बी या पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, तो आपका दिमाग केवल एक ही दिशा में काम करता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ जीत। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, मार्शल फील्ड और शिकागो की भीषण आग। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है
जिसने अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ खत्म होते देखा, लेकिन अपने बर्निंग डिजायर के दम पर दोबारा इतिहास रच दिया। बात 1871 की है, जब अमेरिका के शिकागो शहर में एक भयानक आग लगी थी। इस आग ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। मार्शल फील्ड नाम के एक व्यापारी का शिकागो के सबसे बड़े मार्केट में एक बहुत बड़ा और शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर था। इस आग में उनका वह आलीशान स्टोर जलकर पूरी तरह राख हो गया। आग बुझने के बाद उस इलाके के सभी बड़े बड़े व्यापारी अपने जले हुए स्टोर के मलबे के सामने इकट्ठा हुए। वे सब रो रहे थे, निराश थे, और उन्होंने फैसला किया कि अब वे शिकागो छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे और वहां जाकर कोई छोटा मोटा काम शुरू करेंगे। वे सब मार्शल फील्ड के पास गए और बोले, मार्शल, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब यहां कुछ नहीं बचा, हमारे साथ चलो। मार्शल फील्ड ने मलबे की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं यही रहूंगा। मैं इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर दोबारा बनाऊंगा, चाहे ये जमीन कितनी ही बार क्यों न जल जाए। मार्शल फील्ड के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, सब कुछ जल चुका था, लेकिन उनके पास एक बर्निंग डिजायर था। उन्होंने तुरंत काम शुरू किया, इन्वेस्टर्स को ढूंढा, कर्ज लिया और ठीक उसी जगह पर एक नया स्टोर खड़ा कर दिया जो पहले वाले से भी कई गुना बड़ा और भव्य था। आज भी मार्शल फील्ड्स को अमेरिका के इतिहास के सबसे सफल स्टोर्स में गिना जाता है। जहां बाकी व्यापारी हार मानकर चले गए, वहीं मार्शल फील्ड की तीव्र इच्छा ने मलबे में से भी एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। तीव्र इच्छा, डिजायर को हकीकत में बदलने के 6 स्टेप्स। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपके अंदर अमीर बनने की तीव्र इच्छा है तो उसे हवा में मत छोड़िए। उन्होंने इस चैप्टर में 6 व्यावहारिक और स्पष्ट कदम, 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने दिमाग की इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। पैसों की निश्चित मात्रा तय करें। फिक्स द एग्जैक्ट अमाउंट। सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। अपने दिमाग को एक सटीक नंबर दीजिए, जैसे मुझे 5 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं। आपका दिमाग निश्चित नंबरों पर ज्यादा अच्छे से काम करता है। तय करें कि आप बदले में क्या देंगे। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तय कीजिए कि उस पैसे को कमाने के लिए आप बदले में क्या सेवा, प्रोडक्ट, समय या मेहनत देने को तैयार हैं। एक निश्चित तारीख तय करें। एक डेडलाइन फिक्स कीजिए कि आप किस तारीख या किस साल तक उस पैसे को हासिल कर लेंगे। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ एक सपना रह जाता है। एक सुव्यवस्थित योजना बनाएं। अपनी इच्छा को सच करने के लिए एक प्लान तैयार कीजिए। और सबसे जरूरी बात, चाहे आपका प्लान अभी पूरी तरह से परफेक्ट हो या न हो, तुरंत पहला कदम उठाइए और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। सब कुछ कागज पर लिख लें। ऊपर बताए गए 4 पॉइंट्स को एक डायरी या पेपर पर साफ साफ लिख लें। कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, बदले में क्या करेंगे और आपका प्लान क्या है। इसे रोज दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। इस लिखे हुए स्टेटमेंट को रोज दिन में 2 बार पढ़ें। एक बार रात को सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह उठने के तुरंत बाद। जब आप इसे पढ़ें तो पूरे विश्वास के साथ महसूस करें कि वो पैसा या कामयाबी पहले से ही आपके पास आ चुकी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, चैप्टर 2 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इच्छाएं हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन वे इच्छाएं कमजोर होती है, जैसे मोमबत्ती की हल्की आंच। हमें उस आंच को एक धधकती हुई भट्टी, बर्निंग डिजायर, में बदलना होगा। जब आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून बन जाता है और जब आप नेपोलियन हिल के बताए इन 6 स्टेप्स को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। चैप्टर 3, आस्था या विश्वास, फेथ, मन का मुख्य रसायन। दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने जाना कि विचार ही वस्तुएं बनते हैं। दूसरे चैप्टर में हमने उस विचार को बर्निंग डिजायर की आग दी। अब तीसरे चैप्टर में नेपोलियन हिल
हमें कामयाबी का सबसे जादुई और जरूरी एलिमेंट सिखाते हैं। फेथ यानी आस्था, विश्वास या भरोसा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आस्था कोई धार्मिक शब्द मात्र नहीं है। यह आपके मन का वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप अपने लक्ष्य पर इतना पक्का भरोसा करते हैं कि वो आपको सच होता हुआ दिखाई देने लगता है, भले ही असलियत में अभी कुछ भी न बदला हो। जब आप अपनी तीव्र इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ मिला देते हैं तो आपका अवचेतन मन तुरंत सक्रिय हो जाता है। वो इस ब्रह्मांड की असीमित बुद्धि से जुड़ जाता है और आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर इच्छा एक गाड़ी है तो विश्वास उसका फ्यूल है। बिना विश्वास के सबसे बड़ा लक्ष्य भी दम तोड़ देता है। आइए इसे इतिहास के दो सबसे शक्तिशाली उदाहरणों से समझते हैं जो साबित करते हैं कि अटूट विश्वास कैसे दुनिया बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, महात्मा गांधी और बिना हथियारों की शक्ति। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में किसी अमीर बिजनेसमैन का नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। हिल कहते हैं कि अगर आपको यह समझना है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है तो महात्मा गांधी के जीवन को देखिए। गांधी जी के पास न तो कोई बड़ी सेना थी, न बंदूकें थी, न बेहिसाब दौलत थी और न ही उनके पास कोई सरकारी पद था। उनके सामने उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा था, जिसके पास आधुनिक हथियार, पैसा और असीमित पावर थी। इसके बावजूद गांधी जी ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक साझा विश्वास जगाया, आजादी का विश्वास। गांधी जी को खुद पर, अपने देशवासियों पर और अपने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर इतना गहरा और अटूट विश्वास था कि उस अदृश्य मानसिक शक्ति के सामने ब्रिटिश साम्राज्य के सारे भौतिक हथियार, तोपें और फौजें कमजोर पड़ गई। हिल कहते हैं कि गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि जब एक इंसान के भीतर का विश्वास करोड़ों लोगों के दिलों में ट्रांसफर हो जाता है तो वो एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी फिजिकल पावर हरा नहीं सकती। ये फेथ की पराकाष्ठा थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, यूएस स्टील कॉरपोरेशन और चार्ल्स एम श्वाब का 8,000 करोड़ रुपए का आइडिया। यह कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। साल 1900 के दौर में अमेरिका के स्टील बिजनेस में कई छोटे बड़े खिलाड़ी थे जो आपस में लड़ रहे थे। उस समय चार्ल्स एम श्वाब नाम के एक दूरदर्शी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया कि अगर इन सभी बिखरी हुई स्टील कंपनियों को मिलाकर एक विशालकाय कॉरपोरेशन बना दिया जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। लेकिन इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें उस समय के सबसे अमीर और क्रूर बैंकर जेपी मॉर्गन को राजी करना था और साथ ही स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी को खरीदना था। ये उस दौर में लगभग नामुमकिन काम माना जाता था। श्वाब के पास इस डील को करने के लिए खुद के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने विजन पर अटूट विश्वास और कमाल की कम्युनिकेशन स्किल। एक डिनर पार्टी के दौरान श्वाब को जेपी मॉर्गन के सामने बोलने का मौका मिला। उन्होंने पूरे 90 मिनट तक बिना रुके, पूरी शिद्दत और गहरे विश्वास के साथ उस विशाल स्टील साम्राज्य का खाका मॉर्गन के सामने रखा। उनके शब्दों में इतना पक्का भरोसा और विजुअलाइजेशन था कि जेपी मॉर्गन जैसा सख्त इन्वेस्टर भी सम्मोहित हो गया। नतीजा ये हुआ कि मॉर्गन ने तुरंत उस डील को फाइनेंस करने के लिए हाँ कह दी। कार्नेगी की कंपनी को खरीदा गया और जन्म हुआ यूएस स्टील कॉरपोरेशन का, जो दुनिया की पहली $1 बिलियन, उस दौर के हिसाब से करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बनी। श्वाब ने बिना पैसे के, सिर्फ अपने दिमाग के विचार और अटूट विश्वास के दम पर इस इतिहास को मुमकिन कर दिखाया। अपने अंदर विश्वास को कैसे जगाएं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारे अंदर किसी लक्ष्य को लेकर शक या डर हो तो हम इस गहरे विश्वास को अपने अंदर कैसे पैदा करें? नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो जम से मिलती है, इसे तैयार किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका बताया है। ऑटोसजेशन या आत्म सुझाव हमारा अवचेतन मन
एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप इसमें रोज सकारात्मक और विश्वास से भरे विचार बोएंगे तो वहां विश्वास की फसल उगेगी। जब आप अपने लक्ष्य को रोज सुबह शाम दोहराते हैं, जैसा चैप्टर 2 के 6 स्टेप्स में बताया गया था, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस पर सच में भरोसा करने लगता है। सफलता की कल्पना करें। जब आप आंखें बंद करें तो सिर्फ ये मत सोचें कि आपको सफल होना है, बल्कि ये महसूस करें कि आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। उस पैसे को अपने हाथ में महसूस करें, उस खुशी को जिए। आपका अवचेतन मन हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप बार बार जीत की इमेज दिमाग को दिखाते हैं तो फेथ अपने आप पक्का हो जाता है। डर और शक को बाहर निकालें। नेपोलियन हिल चेतावनी देते हैं कि विश्वास और शक कभी भी एक साथ एक दिमाग में नहीं रह सकते। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। आपको अपने दिमाग के दरवाजे डर के लिए पूरी तरह बंद करने होंगे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चैप्टर 3 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी सीमाएं वही हैं जिन्हें आपने अपने दिमाग में मान लिया है। अगर आप ये विश्वास कर सकते हैं कि आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं और उस विश्वास के साथ बिना रुके कदम बढ़ाते हैं, तो पूरी कायनात आपके उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। महात्मा गांधी और चार्ल्स श्वाब ने यही किया था और यही आपको भी अपने जीवन में करना है। चैप्टर 4, आत्म सुझाव, अवचेतन मन को कंट्रोल करने का रिमोट। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अमीर बनने के लिए एक बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा चाहिए और उस पर फेथ, अटूट विश्वास चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि इस विश्वास को दिमाग की गहराइयों में कैसे उतारा जाए। हमारा लॉजिकल दिमाग तो हर बात पर शक करता है। नेपोलियन हिल चैप्टर 4 में हमें वो चाबी देते हैं जो सीधे हमारे अवचेतन मन का ताला खोलती है, और उस चाबी का नाम है यानी आत्म सुझाव। सरल शब्दों में कहें तो आत्म सुझाव का मतलब है खुद से की जाने वाली बातचीत, सेल्फ टॉक, या अपने दिमाग को बार बार दिए जाने वाले निर्देश। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बेहद उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप इसमें जानबूझकर अच्छे और कामयाबी के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें जंगली घास फूस यानी नेगेटिव विचार अपने आप उगाएंगे। आत्म सुझाव वो टूल है जिसके जरिए आप अपने 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स को बाईपास करके सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड में अमीर बनने के विचारों को प्लांट कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त है। सिर्फ तोते की तरह शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होगा। जब तक उन शब्दों में गहरी भावना और महसूस करने की ताकत नहीं होगी, तब तक आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। आइए इसे इतिहास और मेडिकल साइंस के 2 सबसे बेहतरीन उदाहरणों से समझते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, डॉक्टर एमिल कुए और प्लेसिबो इफेक्ट। नेपोलियन हिल के इस सिद्धांत को मेडिकल साइंस में भी एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला, जिसे हम ऑटोसजेशन की ताकत कहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक और फार्मासिस्ट थे, डॉक्टर एमिल कुए। उन्होंने अपने मरीजों को ठीक करने के लिए ऑटोसजेशन का एक अद्भुत प्रयोग किया। जब भी कोई मरीज उनके पास दवा लेने आता तो वे दवा देने के साथ साथ उसे एक जादुई लाइन रोज सुबह शाम बोलने को कहते थे। वो लाइन थी, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। डॉक्टर कुए ने देखा कि जो मरीज इस ऑटोसजेशन को पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ रोज दोहराते थे, वे बाकी मरीजों की तुलना में बहुत तेजी से ठीक हो जाते थे। यहां तक कि कई बार उन्होंने मरीजों को सिर्फ शक्कर की गोलियां दी और उनसे कहा कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है, और मरीजों ने अपने दिमाग को यह सुझाव, सजेशन दिया कि वे ठीक हो रहे हैं, और उनका शरीर सचमुच ठीक हो गया। इस रियल लाइफ मेडिकल प्रैक्टिस से यह साबित हुआ कि हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर उसे लगातार एक ही बात का सुझाव दिया जाए तो वो हमारे शरीर की बायोलॉजी और हमारी हकीकत को भी बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, मोहम्मद अली।
खेल की दुनिया के इतिहास से इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण ऑटोस जेसन का दूसरा कोई नहीं हो सकता। महानतम बॉक्सर मोहम्मद अली जब भी रिंग में उतरते थे या रिंग में उतरने से महीनों पहले मीडिया के सामने आते थे, तो वे चिल्लाकर एक ही बात बोलते थे, आई एम दी ग्रेटेस्ट, मैं महानतम हूं। चौंकाने वाली बात यह है कि अली ने यह बात तब बोलना शुरू कर दी थी जब वे सचमुच में महानतम नहीं थे, जब वे एक साधारण बॉक्सर थे और कई बार मैच हारने की कगार पर होते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था, मैंने खुद से यह बात इतनी बार कही, इतनी बार दोहराई कि एक वक्त के बाद मेरे अवचेतन मन ने इस पर पूरी तरह भरोसा कर लिया, और जब मेरे मन को पूरा विश्वास हो गया तो मेरी बॉडी और मेरे मुक्कों ने रिंग में मुझे सचमुच द ग्रेटेस्ट बना दिया। अली मैच होने से पहले ही अपने दिमाग में मैच जीतने का ऑटोस जेसन देते थे। वे राउंड तक की भविष्यवाणी कर देते थे कि वे सामने वाले को किस राउंड में नॉकआउट करेंगे। ये और कुछ नहीं बल्कि अपने दिमाग को लगातार दिया जाने वाला एक हाई पावर ऑटोस जेसन था, जिसने एक आम लड़के को दुनिया का सबसे लेजेंडरी बॉक्सर बना दिया। ऑटो सुझाव का सही इस्तेमाल कैसे करें? नेपोलियन हिल का तरीका। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। रोज लाखों लोग कहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन वे अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वे सही तरीका नहीं जानते। नेपोलियन हिल ने चैप्टर 4 में ऑटोस जेसन को एक्टिवेट करने के 3 मुख्य नियम बताए हैं। शांत माहौल चुनें, गोदाम या बेडरूम ऑटोस जेसन देने का सबसे बेस्ट समय होता है रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। इस समय हमारा लॉजिकल दिमाग शांत होता है और अवचेतन मन का दरवाजा खुला होता है। आंखें बंद करें और जो स्टेटमेंट आपने चैप्टर 2 में लिखा था कि आपको कितना पैसा चाहिए और कब तक चाहिए, उसे दोहराएं। शब्दों को विजुलाइज करें। जब आप बोल रहे हों कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो आपके दिमाग में उस पैसे की छवि दिखनी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है या आपके हाथ में है। हिल कहते हैं, बिना भावना के बोले गए शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते। शब्दों में उत्सुकता, खुशी या गर्व की भावना मिक्स करें। इस पर रोज बिना नागा अमल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 दिन किया और तीसरे दिन छोड़ दिया। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, इसे बार बार रीप्रोग्राम करना पड़ता है। जब आप लगातार कई हफ्तों तक अपने दिमाग को ये कमांड देते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका, आपके फैसले और आपके एक्शन अपने आप बदलने लगते हैं। आपको ऐसे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चैप्टर 4 का सीधा संदेश यही है कि आप अपने दिमाग के खुद कैप्टन हैं। अगर आप अपने दिमाग को यह सुझाव नहीं देंगे कि आपको कहाँ जाना है और क्या हासिल करना है, तो ये दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाएगी। मोहम्मद अली और डॉक्टर एमिल कुए की तरह आज से ही खुद से की जाने वाली बातचीत को बदलिए। रोज सुबह उठकर खुद को एक विनर का सुझाव दीजिए और देखिए कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी पूरी जिंदगी को अमीर और कामयाब बना देता है। चैप्टर 5, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सामान्य ज्ञान बनाम विशेष ज्ञान। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में हमें हमेशा एक ही बात सिखाई जाती है, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन नेपोलियन हिल चैप्टर 5 की शुरुआत में ही इस बात को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, ये केवल एक संभावित शक्ति है। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक कि उसे एक निश्चित योजना के जरिए एक निश्चित लक्ष्य की तरफ मोड़ा न जाए। नेपोलियन हिल ज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं। सामान्य ज्ञान, ये वो ज्ञान है जो हमें स्कूलों या कॉलेजों में मिलता है। प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों के पास दुनिया भर का जनरल नॉलेज होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे उस ज्ञान को पैसे कमाने के किसी निश्चित प्लान में इस्तेमाल नहीं करते। विशेष ज्ञान, ये वो विशिष्ट ज्ञान है जो किसी एक खास फील्ड, सर्विस
या व्यापार से जुड़ा होता है। दुनिया के जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं, वे सभी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि अमीर बनने के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यह विशेष ज्ञान आपके खुद के दिमाग में ही हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस ज्ञान को कहां से हासिल करना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आइए इसे इतिहास के दो सबसे बड़े और क्रांतिकारी उदाहरणों से समझते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, हेनरी फोर्ड और उनका इग्नोरेंट अज्ञानी केस। ये कहानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। बात पहले विश्व युद्ध के दौरान की है। अमेरिका के एक बड़े अखबार ने हेनरी फोर्ड को एक आर्टिकल में अज्ञानी शांतिवादी कह दिया। फोर्ड को यह बात बुरी लगी और उन्होंने अखबार पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अदालत में अखबार के वकीलों ने यह साबित करने की कोशिश की कि हेनरी फोर्ड सचमुच अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से जनरल नॉलेज के अजीबोगरीब सवाल पूछना शुरू कर दिए, जैसे अमेरिका के क्रांतिकारी युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे, या बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था। हेनरी फोर्ड इन फालतू के सवालों से थक गए। उन्होंने वकील की तरफ उंगली उठाई और एक ऐतिहासिक जवाब दिया। फोर्ड ने कहा, अगर मैं सचमुच आपके इन बेवकूफाना सवालों के जवाब देना चाहूं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी डेस्क पर कई सारे इलेक्ट्रिक बटन लगे हुए हैं। मैं बस एक बटन दबाऊंगा और मेरी कंपनी का कोई भी ऐसा एक्सपर्ट या इंजीनियर मेरी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा, जो मुझे आपके इस सवाल का ही नहीं, बल्कि मेरे बिजनेस से जुड़े किसी भी सवाल का तुरंत सही जवाब दे सकता है। तो जब मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे हर तरह का ज्ञान दे सकते हैं, तो मैं अपने दिमाग को इन फालतू के जनरल नॉलेज के तथ्यों से क्यों भरूं? अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड ने साबित कर दिया कि एक पढ़े लिखे इंसान का मतलब ये नहीं है कि उसे सब कुछ रटा हुआ हो। सच्चा शिक्षित इंसान वो है जो जानता है कि उसे अपनी जरूरत का ज्ञान कहां से पाना है और उसे पैसे कमाने के लिए कैसे ऑर्गेनाइज करना है। फोर्ड के पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्पेशलाइज्ड नॉलेज था और उसे इस्तेमाल करने वाली एक मास्टरमाइंड टीम थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, थॉमस एडिसन की वास्तविक शिक्षा। पहले चैप्टर में हमने एडिसन के पार्टनर बार्न्स की कहानी देखी थी, लेकिन खुद थॉमस एडिसन का जीवन भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर हम एडिसन की औपचारिक शिक्षा की बात करें, तो वे अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे। उनके स्कूल के टीचर ने उन्हें दिमागी रूप से कमजोर कहकर स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन एडिसन आगे चलकर दुनिया के सबसे महान आविष्कारक बने और उन्होंने करोड़ों का बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि एडिसन ने किताबों को रटने के बजाय विशेष ज्ञान और प्रयोगों पर फोकस किया। उन्हें बिजली, फिलामेंट और मैकेनिक्स के उस विशेष ज्ञान की गहरी समझ थी जो एक बल्ब बनाने के लिए जरूरी था। वे इतिहास या भूगोल के ज्ञाता नहीं थे, लेकिन वे अपने काम के पक्के स्पेशलिस्ट थे। वे ये बखूबी जानते थे कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें किस तरह की वैज्ञानिक जानकारी और किस तरह के लोगों की जरूरत है। विशेष ज्ञान हासिल करने और इस्तेमाल करने का तरीका। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आज आप किसी भी फील्ड में अमीर या कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको उस फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना होगा। जनरल कैटेगरी के लोगों को दुनिया में बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन स्पेशलिस्ट अपनी कीमत खुद तय करते हैं। हिल ने ज्ञान हासिल करने के कई तरीके बताए हैं। खुद के अनुभव और शिक्षा, अपनी फील्ड की ट्रेनिंग ले, कोर्सेज करें और काम सीखें। दूसरों का सहयोग, हेनरी फोर्ड की तरह ऐसे लोगों की टीम बनाएं जिनके पास वो ज्ञान हो जो आपके पास नहीं है। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल बुक्स। आज के दौर में इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेज और मेंटर्स इसके सबसे बड़े माध्यम हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, ज्ञान को व्यवस्थित करना। जब आपको वो विशेष ज्ञान मिल जाए, तो उसे खाली मत छोड़िए। एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि आप उस ज्ञान को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको वीडियो एडिटिंग का बहुत शानदार विशेष ज्ञान है,
तो सिर्फ एडिटिंग सीखकर घर बैठने से पैसा नहीं आएगा। आपको प्लान बनाना होगा कि आप कैसे क्लाइंट्स ढूंढेंगे, कैसे अपनी एजेंसी शुरू करेंगे या कैसे अपना यूट्यूब चैनल बनाकर उस ज्ञान को मोनेटाइज करेंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, चैप्टर 5 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अमीर बनने के लिए डिग्री या रट्टा मार ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। यदि आप खुद उस चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हेनरी फोर्ड की तरह एक्सपर्ट्स को एक साथ लाने की कला सीखिए। अपने दिमाग को फालतू की जानकारियों से खाली रखिए और पूरी ताकत सिर्फ उस विशेष ज्ञान पर लगा दीजिए जो आपके बर्निंग डिजायर को सच कर सके। चैप्टर 6, कल्पनाशीलता दिमाग की वर्कशॉप। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने बर्निंग डिजायर, फेथ, ऑटोसजेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को समझा, लेकिन इन सब चीजों को हकीकत का रूप कहां मिलता है? नेपोलियन हिल चैप्टर 6 में कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक वर्कशॉप, कारखाना की तरह है और इस वर्कशॉप का नाम है यानी कल्पनाशीलता। इंसान की सिर्फ एक सीमा है और वो है उसकी कल्पनाशीलता की सीमा। हम वो सब कुछ बना सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारी तीव्र इच्छा सिर्फ एक विचार या ऊर्जा है। उसे एक भौतिक रूप देने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए हमें अपनी कल्पना की वर्कशॉप का इस्तेमाल करना ही होगा। हिल कल्पना को 2 हिस्सों में बांटते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसका मतलब है पुराने विचारों, अनुभवों या योजनाओं को मिलाकर एक नया रूप देना। दुनिया के 95% आविष्कार और बिजनेस इसी इमेजिनेशन से चलते हैं। इसमें आप कुछ नया नहीं बनाते, बल्कि पहले से मौजूद चीजों को बेहतर तरीके से जोड़ते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वो अवस्था है जब आपका दिमाग सीधे ब्रह्मांड की असीमित बुद्धि से जुड़ जाता है। यहां आपको एकदम नए आइडियाज, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री के जरिए अचानक आने वाले फ्लैश या अंतर्ज्ञान मिलते हैं। जितने भी महान संगीतकार, कवि या क्रांतिकारी वैज्ञानिक हुए हैं, वे इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे 2 ऐसे ऐतिहासिक और रियल लाइफ उदाहरणों से समझते हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, कोका कोला की शुरुआत और एक विचार की कीमत। यह कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक छोटा सा आइडिया और इमेजिनेशन कैसे अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर सकती है। सालों पहले एक बूढ़ा कंट्री डॉक्टर, फार्मासिस्ट शहर आया। वो एक दुकान के पीछे गया और वहां काम करने वाले एक युवा क्लर्क से मिला। डॉक्टर के पास एक पुरानी तांबे की केतली, एक लकड़ी का पैडल, चम्मच और एक कागज पर लिखा हुआ एक गुप्त फॉर्मूला था। डॉक्टर अपनी तंगहाली की वजह से वो सब कुछ बेचना चाहता था। उस युवा क्लर्क ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी $500, जो उस समय एक बड़ी रकम थी, इकट्ठा की और डॉक्टर को देकर वो केतली, पैडल और फॉर्मूला खरीद लिया। डॉक्टर पैसे लेकर चला गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर ने उस क्लर्क को सिर्फ एक सामान बेचा था, कोई जादू नहीं। असली जादू तब हुआ जब उस क्लर्क ने अपनी सिंथेटिक इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। उसने उस फॉर्मूले में एक नया आइडिया जोड़ा। उसने उसमें कार्बोनेटेड वाटर, सोडा और भारी मात्रा में मार्केटिंग की कल्पना जोड़ी। उस युवा क्लर्क का नाम था आसा कैंडलर। उन्होंने अपनी कल्पना की वर्कशॉप में उस साधारण केतली के काढ़े को ब्रांड में बदल दिया। आज कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनियों में से एक है। वो तांबे की केतली आज दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार दे रही है और अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही है। उस केतली में से सोना नहीं निकला था, बल्कि आसा कैंडलर की कल्पना ने उस लिक्विड को सोने में बदल दिया था। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, 800 करोड़ रुपए का चर्च और डॉक्टर फ्रैंक गनशॉल्स का भाषण। ये कहानी ये सिखाती है कि अगर आपकी कल्पना में दम है तो संसाधन अपने आप खिंचे चले आते हैं। डॉक्टर फ्रैंक गनशॉल्स शिकागो के एक पादरी थे। वे काफी समय से ये सोच रहे थे कि युवाओं के लिए एक ऐसा कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां वे सिर्फ किताबें न रटें, बल्कि प्रैक्टिकल काम सीखें।
जैसा हमने चैप्टर 5 में स्पेशलाइज्ड नॉलेज में समझा था। इस कॉलेज को बनाने के लिए उन्हें $1 मिलियन, उस दौर में लगभग 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जरूरत थी। $1 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम थी और उनके पास $1 भी नहीं था। करीब 1 साल तक वे सिर्फ सोचते रहे कि पैसे कहां से आएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने पैसे के बारे में सोचना बंद किया और कॉलेज की एक स्पष्ट छवि अपने दिमाग में बनाई। उन्होंने कल्पना की कि वो कॉलेज कैसा दिखेगा, वहां कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे। एक शनिवार की रात उन्होंने पक्का फैसला किया कि कल सुबह वे चर्च के अपने भाषण में इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे। उन्होंने पूरी रात जागकर एक बेजोड़ भाषण तैयार किया जिसका टाइटल था, अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं क्या करता। अगले दिन सुबह वे चर्च गए, मंच पर खड़े हुए और अपनी जेब से वो लिखा हुआ भाषण निकालना भूल गए। लेकिन उनकी कल्पना में वो कॉलेज इतना साफ था कि उन्होंने सीधे अपने दिल से बोलना शुरू किया। उन्होंने पूरे जोश और इमेजिनेशन के साथ लोगों को बताया कि वे एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो गरीब बच्चों की जिंदगी बदल सके। भाषण खत्म हुआ, पूरा हॉल शांत था। तभी पीछे की सीट से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसका नाम था फिलिप डी आर्मर, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वे मंच पर आए और बोले, डॉक्टर गनशॉल्स, आपका भाषण और आपकी योजना मेरे दिल को छू गई। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपके पास $1 मिलियन होंगे तो आप ठीक वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। कल सुबह मेरे ऑफिस आइए, मैं आपको $1 मिलियन का चेक दूंगा। डॉक्टर गनशॉल्स की कल्पना की स्पष्टता ने $1 मिलियन को महज 2 घंटे में उनकी तरफ आकर्षित कर लिया। उसी पैसे से आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, जो आज भी अमेरिका का एक बेहद प्रतिष्ठित संस्थान है। अपनी कल्पनाशीलता को दोबारा कैसे जगाएं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि बचपन में हम सबकी कल्पनाशीलता बहुत मजबूत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और डर हमारी इस ताकत को सुला देते हैं। इसे दोबारा जगाने के लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। आइडियाज लिखना शुरू करें। रोज अपने लक्ष्य को पाने के लिए कम से कम 3 नए आइडियाज डायरी में लिखें, चाहे वे आइडियाज शुरुआत में कितने ही बेवकूफाना क्यों न लगे, उन्हें लिखें। इससे आपके दिमाग की सिंथेटिक इमेजिनेशन एक्टिवेट होती है। चीजों को कंबाइन करें। सोचिए कि आपकी फील्ड में जो चीजें पहले से मौजूद हैं, उन्हें मिलाकर कुछ नया और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जैसे आसा कैंडलर ने केतली के फॉर्मूले में सोडा मिलाया। एक्शन में बदलें। हिल चेतावनी देते हैं कि बिना एक्शन के इमेजिनेशन सिर्फ दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग है। जैसे ही आपकी कल्पना में कोई अच्छा प्लान आए, तुरंत उस पर काम शुरू कर दीजिए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चैप्टर 6 का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी आज की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपकी कल्पना आपको वहां से निकाल सकती है। कोका कोला के मालिक और डॉक्टर गनशॉल्स के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक शक्तिशाली कल्पना थी। अपनी दिमागी वर्कशॉप के दरवाजे खोलिए, अपने आइडियाज को आकार दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में असली दौलत सोने या चांदी की खदानों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के विचारों और कल्पना में छिपी है। चैप्टर 6 के बाद का अगला कदम चैप्टर 7, सुव्यवस्थित योजना। दोस्तों, अब तक हमने अपनी इच्छा को कल्पना की वर्कशॉप में एक आकार दे दिया है, लेकिन नेपोलियन हिल चैप्टर 7 में एक बहुत ही कड़वा सच बोलते हैं। वो कहते हैं कि बिना एक सुव्यवस्थित योजना के आपका सबसे बड़ा आइडिया या बर्निंग डिजायर सिर्फ एक हवाई महल है। अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठकर चमत्कार की उम्मीद करें। आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए उसे एक्शन में बदलना होगा, और एक्शन लेने के लिए एक ठोस, लिखित और व्यावहारिक प्लान की जरूरत होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले अपने दम पर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। अगर आपको फर्श से अर्श पर पहुंचना है, तो आपको दूसरों के सहयोग, उनकी बुद्धि
और उनकी प्रतिभा की जरूरत पड़ेगी। इसी को ऑथर ने मास्टरमाइंड एलायंस यानी एक जैसी सोच वाले लोगों का समूह कहा है। आइए इसे इतिहास के दो सबसे बड़े और क्रांतिकारी उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे एक सटीक योजना और टीम वर्क ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, एंड्रयू कार्नेगी और उनका मास्टरमाइंड प्लान। नेपोलियन हिल को यह पूरी किताब लिखने की प्रेरणा देने वाले इंसान कोई और नहीं बल्कि अपने दौर के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी थे। कार्नेगी की सफलता का पूरा रहस्य सुव्यवस्थित योजना और टीम वर्क पर टिका था। मजेदार बात यह है कि एंड्रयू कार्नेगी खुद स्टील बनाने के तकनीकी काम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। जैसा हमने चैप्टर 5 में समझा था, उन्हें नहीं पता था कि भट्टी में स्टील कैसे गलता है या उसकी केमिकल कोडिंग क्या होती है, लेकिन उनके पास एक बेजोड़ योजना थी। दुनिया के सबसे बुद्धिमान और कुशल लोगों को एक साथ लाकर काम कराने की योजना। कार्नेगी ने अपने आसपास लगभग 50 लोगों का एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में बेहतरीन केमिस्ट, टॉप सेल्समैन, मैनेजर और माइनिंग एक्सपर्ट शामिल थे। कार्नेगी का काम सिर्फ इतना था कि वे इन सभी के विशेष ज्ञान को अपनी योजना के अनुसार एक ही दिशा में गाइड करते थे। उन्होंने हर एक कदम के लिए एक ऑर्गेनाइज प्लान बनाया था। कच्चा माल कहां से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी और उसे बाजार में कैसे बेचा जाएगा। जब कार्नेगी से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा था, मेरी सफलता मेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी इस संगठित टीम और हमारी सटीक योजनाओं की वजह से है। कार्नेगी ने साबित कर दिया कि एक बेहतरीन प्लान और सही टीम मिलकर मिट्टी को भी सोना बना सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, कोलंबस और नई दुनिया की खोज का ब्लूप्रिंट। इतिहास की किताबों में हम सबने पढ़ा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लेकिन नेपोलियन हिल इस घटना को एक सुव्यवस्थित योजना के नजरिए से देखते हैं। कोलंबस के दिमाग में एक तीव्र इच्छा थी कि वो समुद्र के रास्ते एक नया मार्ग खोजे, लेकिन इस विचार को सच करने के लिए उन्हें विशाल जहाजों, पैसों, राशन और नाविकों की एक बड़ी फौज की जरूरत थी। कोलंबस कोई राजा नहीं थे, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। अगर वे सिर्फ सोचते रहते तो कभी इतिहास नहीं रच पाते। उन्होंने एक व्यवस्थित योजना बनाई। उन्होंने अपनी योजना का एक पूरा खाका, ब्लूप्रिंट तैयार किया कि वे किस रास्ते से जाएंगे, इस खोज से राजा रानी को क्या फायदा होगा, कितना व्यापार बढ़ेगा और कितनी दौलत आएगी। इस लिखित योजना को लेकर वे सालों तक अलग अलग राजाओं के चक्कर काटते रहे। कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, कई जगह से उन्हें दुत्कारा गया, लेकिन कोलंबस ने हार नहीं मानी। आखिरकार स्पेन की महारानी इसाबेला को उनकी योजना में दम दिखा। कोलंबस के पास खुद का पैसा नहीं था, लेकिन उनकी योजना इतनी व्यवस्थित और ठोस थी कि महारानी ने अपनी पूरी तिजोरी उनके इस मिशन के लिए खोल दी। इसी सुव्यवस्थित योजना के दम पर कोलंबस समुद्र में उतरे और एक नई दुनिया की खोज कर दी। एक सफल और सुव्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाने के 4 नियम। नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर में एक परफेक्ट और काम करने वाला प्लान बनाने के लिए 4 बेहद महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, जिन्हें आपको अपनी लाइफ में आज से ही लागू करना चाहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अलायंस ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़े जो आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद कर सकें। ये आपके दोस्त, मेंटर्स या पार्टनर हो सकते हैं। नियम यह है कि ग्रुप में शामिल होने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप उन्हें बदले में क्या फायदा देंगे, क्योंकि बिना फायदे के कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। हफ्ते में 2 बार मिले। अपने इस ग्रुप या पार्टनर्स के साथ हफ्ते में कम से कम 2 बार या जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रोज बैठक करें और प्लान पर चर्चा करें। ग्रुप में एकता और तालमेल, हार्मनी रखें। अगर आपकी टीम या आपके पार्टनर्स के बीच आपस में मतभेद होंगे तो आपका प्लान कभी सफल नहीं होगा। पूरी टीम का फोकस सिर्फ एक ही मुख्य लक्ष्य पर होना चाहिए,
प्लान फेल होने पर तुरंत दूसरा प्लान बनाएं। नेपोलियन हिल यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपना पहला प्लान बनाकर काम शुरू करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो प्लान फेल हो जाए। 99% लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। हिल कहते हैं कि अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लक्ष्य गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके प्लान में कोई कमी थी। तुरंत उस कमी को सुधारें और प्लान बी, दूसरा प्लान बनाकर दोबारा मैदान में उतर जाएं। थॉमस एडिसन भी 10,000 बार फेल हुए थे क्योंकि उनके शुरुआती प्लान्स गलत थे, लेकिन वे तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कि बल्ब जल नहीं गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, चैप्टर 7 का सीधा और साफ संदेश यही है कि बिना प्लानिंग के काम करना बिना पतवार के कश्ती चलाने जैसा है। आपके पास चाहे जितना बड़ा बर्निंग डिजायर हो, चाहे जितना पक्का विश्वास हो, जब तक आप उसे कागज पर उतारकर एक व्यवस्थित योजना का रूप नहीं देंगे, तब तक वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा। एंड्रयू कार्नेगी और कोलंबस की तरह आज ही अपने लक्ष्य के लिए एक ठोस प्लान लिखिए, सही लोगों का साथ लीजिए और अगर पहली बार में नाकामी मिले तो योजना बदलिए। अपना लक्ष्य कभी मत बदलिए। चैप्टर 8, निर्णय टालमटोल की आदत पर जीत। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने 25 सालों तक दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे अमीर और कामयाब लोगों की लाइफ को बहुत करीब से स्टडी किया। जब उन्होंने इन सभी लोगों की आदतों का एनालिसिस किया तो उन्हें एक ऐसी कमाल की खूबी का पता चला जो हर एक कामयाब इंसान में कॉमन थी, और एक ऐसी कमजोरी का पता चला जो हर एक नाकामयाब इंसान में थी। वो कमजोरी है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालमटोल करना, काम को कल पर टालना या फैसले न ले पाना। और उस कमजोरी को जड़ से खत्म करने वाली ताकत का नाम है डिसीजन, यानी तुरंत और पक्का निर्णय लेने की क्षमता। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में साफ साफ कहते हैं, दुनिया के हर उस इंसान में जिसने करोड़ों डॉलर कमाए हैं, ये आदत होती है कि वे तुरंत निर्णय लेते हैं, प्रॉम्प्ट डिसीजंस, और अगर उन निर्णयों को बदलना पड़े तो वे बहुत धीरे धीरे बदलते हैं, स्लोली चेंजिंग। इसके विपरीत जो लोग असफल होते हैं वे निर्णय लेने में बहुत लंबा समय लगाते हैं, लेकिन अपने निर्णयों को बहुत जल्दी और बार बार बदल देते हैं। जो लोग फैसले नहीं ले पाते वे दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं। वे अखबारों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों में आकर अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। अमीर बनने के लिए आपके अंदर अदम्य साहस होना चाहिए, क्योंकि बड़े फैसले हमेशा हौसले से लिए जाते हैं। आइए इसे इतिहास के 2 ऐसे रियल लाइफ उदाहरणों से समझते हैं जिन्होंने साबित किया कि एक पक्का निर्णय कैसे दुनिया का भाग्य बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, हेनरी फोर्ड और मॉडल टी का ऐतिहासिक फैसला। निर्णय लेने की दृढ़ता और उस पर टिके रहने का सबसे बेहतरीन उदाहरण खुद हेनरी फोर्ड थे। बात उस समय की है जब फोर्ड कंपनी अपनी मशहूर मॉडल टी कार बना रही थी। ये कार दुनिया की पहली ऐसी कार थी जिसे एक आम मिडिल क्लास इंसान भी खरीद सकता था। कार सुपरहिट रही, लेकिन कुछ समय बाद हेनरी फोर्ड के सभी सलाहकारों, इंजीनियरों और सेल्स मैनेजरों ने उनसे एक सुर में कहा, मिस्टर फोर्ड, अब हमें मॉडल टी का डिजाइन बदल देना चाहिए। मार्केट में दूसरी कंपनियां नए मॉडल आ रही हैं। अगर हमने डिजाइन नहीं बदला तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हेनरी फोर्ड ने अपने सलाहकारों की बात सुनी, बाजार को देखा और तुरंत एक पक्का फैसला लिया। मॉडल टी का डिजाइन बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। उनके इस फैसले की हर तरफ आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि फोर्ड जिद्दी है, वे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फोर्ड को अपनी योजना और अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था। वे अपने फैसले पर अड़िग रहे। नतीजा क्या हुआ? मॉडल टी कई सालों तक बिना डिजाइन बदले बिकती रही और उसने अमेरिका के ऑटोमोबाइल इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस एक फैसले ने हेनरी फोर्ड को अरबों डॉलर की संपत्ति का मालिक बना दिया। हिल कहते हैं कि फोर्ड के अंदर तुरंत फैसला लेने और उस पर टिके रहने की गजब की क्षमता थी, जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2,
अमेरिका की आजादी की घोषणा, डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं जिसने सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे विश्व की किस्मत बदल दी। ये कहानी है अमेरिका की आजादी के फैसले की। 28 मार्च 1775 को वर्जीनिया के रिचमंड शहर में एक महान नेता पैट्रिक हेनरी ने एक खचाखच भरे हॉल में खड़े होकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी के खिलाफ एक ऐसा भाषण दिया जिसके आखिरी शब्द थे, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। मुझे आजादी दो या मुझे मौत दो। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये जीवन और मृत्यु के बीच लिया गया एक पक्का निर्णय था। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलना सीधे फांसी के फंदे को चूमने जैसा था। लेकिन पैट्रिक हेनरी के इस दृढ़ फैसले ने वहां मौजूद बाकी नेताओं जैसे जॉन हैनकॉक, सैमुअल एडम्स और थॉमस जेफरसन के दिलों में भी आग लगा दी। 4 जुलाई 1776 को इन 56 नेताओं ने एक कागज पर दस्तखत किए जिसे आज हम डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का घोषणा पत्र कहते हैं। सोचिए, उन 56 लोगों को बखूबी पता था कि अगर वे युद्ध हार गए तो उन सबको देशद्रोह के जुर्म में सरेआम फांसी दे दी जाएगी। लेकिन उनका निर्णय इतना पक्का और अटल था कि उन्होंने पीछे मुड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, जैसा हमने चैप्टर 2 में सेनापति की कहानी में समझा था। इसी एक सामूहिक फैसले के दम पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। हिल कहते हैं कि अगर उस दिन उन नेताओं के मन में थोड़ा सा भी संकोच या टालमटोल होती तो अमेरिका कभी आजाद नहीं हो पाता। सही और पक्के निर्णय लेने के 3 स्वर्णिम नियम। अगर आप भी अपनी लाइफ में टालमटोल की आदत को छोड़कर एक क्विक डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं तो नेपोलियन हिल के इन 3 नियमों को हमेशा याद रखें। अपनी आंखें और कान खुले रखें, लेकिन मुंह बंद रखें। जो लोग हर किसी को अपने प्लान्स चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, वे कभी सही फैसला नहीं ले पाते। जब आप दूसरों को अपना आइडिया बताते हैं, तो वे अपनी नकारात्मक राय देकर आपके अंदर शक पैदा कर देते हैं। अपने फैसले खुद लीजिए और केवल अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही उन पर चर्चा कीजिए। राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर इंसान के पास मुफ्त की सलाह का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। अगर आप लोगों की बातों में आकर अपने फैसले बदलते रहेंगे तो आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरों की राय का सम्मान करें, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा अपनी अंतरात्मा और सूझबूझ के आधार पर लें। फैसला लेने का साहस जुटाएं। इतिहास गवाह है कि कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क के नहीं हुआ। चाहे करियर बदलना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, शुरुआत में डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन कामयाब लोग डर के बावजूद फैसला लेते हैं, जबकि नाकाम लोग डर की वजह से फैसले को टालते रहते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, चैप्टर 8 का सीधा और साफ संदेश यही है कि फैसला न लेना भी असल में असफल होने का एक फैसला लेना ही है। यदि आप आज भी ये सोच रहे हैं कि मैं अपना काम कल से शुरू करूंगा या सही समय आने पर फैसला लूंगा, तो आप खुद को धोखे में रख रहे हैं। हेनरी फोर्ड और अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह अपने अंदर तुरंत और पक्का निर्णय लेने का साहस पैदा कीजिए। एक बार जब आप पूरी शिद्दत से कोई फैसला ले लेते हैं तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। चैप्टर 9, दृढ़ता, परसिस्टेंस, कामयाबी के लिए सबसे जरूरी ताकत। दोस्तों, अब तक हमने बड़े बड़े सपने देख लिए, प्लान बना लिए और फैसले भी ले लिए, लेकिन नेपोलियन हिल चैप्टर 9 में एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने लाते हैं जो 95% लोगों का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। हिल कहते हैं कि आपकी बुद्धिमानी, आपका टैलेंट या आपका बड़ा आइडिया तब तक बेकार है जब तक कि आपके अंदर परसिस्टेंस यानी दृढ़ता या लगातार टिके रहने की आदत न हो। दृढ़ता का सीधा सा मतलब है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी नाकामी मिले, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक मैदान छोड़कर न भागना। नेपोलियन हिल ने
अपनी रिसर्च में पाया कि हर कामयाब इंसान को अपने सफर में कई बार अस्थायी असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन जहां आम इंसान पहली या दूसरी ठोकर खाते ही हार मान लेता है, वही एक कामयाब इंसान दृढ़ता का कवच पहनकर तब तक खड़ा रहता है जब तक कि हार खुद हार मानकर उसके रास्ते से हट नहीं जाती। हिल कहते हैं कि दृढ़ता का आपके चरित्र से वही रिश्ता है जो कार्बन का स्टील से होता है। जैसे कार्बन स्टील को फौलाद बनाता है, वैसे ही दृढ़ता इंसान की इच्छा शक्ति को फौलाद बना देती है। आइए इसे इतिहास के दो ऐसे महान उदाहरणों से समझते हैं जिनके सामने मुश्किलें पहाड़ जैसी थी, लेकिन उनकी दृढ़ता ने इतिहास को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, कर्नल हार्लन सैंडर्स और केएफसी की कहानी। अगर दृढ़ता और लगातार प्रयास की बात हो तो कर्नल सैंडर्स से बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होकर आराम करते हैं, कर्नल सैंडर्स पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। उनके पास रहने को सही जगह नहीं थी और सरकार से मिलने वाले महज $105 के पेंशन चेक पर उनका गुजारा हो रहा था। लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनके चिकन बनाने की एक अनोखी रेसिपी और उसे दुनिया तक पहुंचाने की दृढ़ता। वे अपनी पुरानी कार में बैठे और अपनी रेसिपी बेचने के लिए अमेरिका के अलग अलग रेस्टोरेंट्स के चक्कर काटने लगे। वे रेस्टोरेंट के मालिकों से कहते कि मैं आपके यहां चिकन बनाऊंगा, अगर ग्राहकों को पसंद आए तो आप मुझे हर चिकन की बिक्री पर एक छोटा सा कमीशन दे देना। सुनने में ये एक अच्छा सौदा लगता है ना? लेकिन रेस्टोरेंट मालिकों ने उन्हें दुत्कारना शुरू कर दिया। कोई उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ाता तो कोई कहता कि तुम्हारी रेसिपी में कोई दम नहीं है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नल सैंडर्स को पहला हाँ सुनने से पहले कितने लोगों ने ना कहा था? वे 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 1009 बार रिजेक्ट हुए थे। 1009 बार लोगों ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। कोई भी आम इंसान 10 या 20 रिजेक्शन के बाद अवसाद, डिप्रेशन में चला जाता और हार मान लेता, लेकिन सैंडर्स के अंदर वो सुलगती हुई दृढ़ता थी। आखिरकार 1010वें प्रयास में उन्हें अपनी पहली हाँ मिली और आज केएफसी, कैंट की फ्राइड चिकन, दुनिया का कितना बड़ा ब्रांड है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सैंडर्स ने साबित कर दिया कि उम्र और रिजेक्शन मायने नहीं रखते अगर आपके पास दृढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, फनी हर्स्ट, एक लेखक की जबरदस्त जिद। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में एक ऐसी महिला की कहानी सुनाते हैं जिसने साहित्य की दुनिया में दृढ़ता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनका नाम था फनी हर्स्ट। फनी हर्स्ट एक महान लेखिका बनना चाहती थी। उन्होंने अपनी कहानियों की स्क्रिप्ट लिखी और उस समय के मशहूर अखबारों और पब्लिशर्स को भेजना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें सिर्फ रिजेक्शन लेटर्स, अस्वीकृति पत्र मिले। पब्लिशर्स ने कहा कि उनकी कहानियों में कोई गहराई नहीं है और वे कभी एक अच्छी राइटर नहीं बन सकती। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 4 साल बीते। फनी हर्स्ट लगातार अपनी कहानियां भेजती रहीं और वहां से लगातार रिजेक्शन आते रहे। आमतौर पर लोग कुछ महीनों में अपना करियर बदल लेते हैं, लेकिन फनी हर्स्ट ने खुद से वादा किया था कि वे तब तक लिखती रहेंगी जब तक कि पब्लिशर्स हार नहीं मान जाते। पूरे 4 साल की लगातार मेहनत और सैकड़ों रिजेक्शंस के बाद आखिरकार उनकी एक कहानी पब्लिश हुई। उसके बाद उनके रास्ते खुल गए। उनकी कलम का जादू ऐसा चला कि वे अपने दौर की अमेरिका की सबसे महंगी और सफल महिला लेखिकाओं में शुमार हुई। हिल कहते हैं कि पब्लिशर्स ने फनी हर्स्ट को नहीं चुना था, बल्कि फनी हर्स्ट की अटूट दृढ़ता ने पब्लिशर्स को उन्हें चुनने के लिए मजबूर कर दिया था। दृढ़ता, परसिस्टेंस को अपने अंदर कैसे जगाएं? नेपोलियन हिल के 4 स्टेप्स। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को जोश में शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर में दृढ़ता पैदा करने के 4 अचूक कदम बताए हैं। एक निश्चित उद्देश्य, अ डेफिनेट पर्पस। आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे पाने की आपके अंदर
बर्निंग डिजायर हो। अगर आपका लक्ष्य कमजोर होगा तो पहली मुसीबत आते ही आप काम छोड़ देंगे। एक स्पष्ट योजना, अ डेफिनेट प्लान, आपके पास एक लिखित प्लान होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, और उस प्लान पर आपको रोज छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे। एक्शन लेने से दिमाग का डर खत्म होता है और दृढ़ता बढ़ती है। नकारात्मक विचारों के लिए दरवाजा बंद करना। आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके दोस्त हो या रिश्तेदार, अगर वे आपके आइडिया को लेकर नेगेटिव बातें करते हैं तो उनसे दूरी बना लीजिए। नकारात्मक राय, नेगेटिव ओपिनियंस, दृढ़ता को दीमक की तरह चाट जाती है। एक सपोर्टिव मास्टरमाइंड ग्रुप, अ मास्टरमाइंड अलायंस, आपके पास कम से कम एक या दो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ाएं, आपको गाइड करें, और जब आप टूटने लगे तो आपको दोबारा खड़े होने की ताकत दें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चैप्टर 9 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये आपकी रोज की दृढ़ता का नतीजा होती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर परसिस्टेंस। कर्नल सैंडर्स और फनी हर्स की तरह, जब आप दुनिया के हर नाद को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं तो एक दिन पूरी दुनिया को आपके सामने हां कहना ही पड़ता है। अगर आप आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आपका काम नहीं चल रहा है तो रुकिए मत। याद रखिए, सोने की खदान सिर्फ 3 फीट दूर हो सकती है। बस एक कदम और बढ़ाइए और मैदान में टिके रहिए। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड की शक्ति, सफलता का पावर हाउस। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने योजना बनाने और टिके रहने की बात की, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आप अपनी योजनाओं को सच करने के लिए ताकत, पावर कहां से लाएंगे? नेपोलियन हिल चैप्टर 10 में साफ कहते हैं कि बिना पावर के कोई भी योजना हकीकत नहीं बन सकती, और बिना पावर के आप कभी अमीर नहीं बन सकते। और इस असीमित पावर को हासिल करने के गुप्त फॉर्मूले का नाम है द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड की एक बहुत ही कमाल की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिभाषा दी है। वो कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए पूरी एकता, तालमेल और सद्भाव, हार्मनी के साथ एक साथ आते हैं, तो वहां एक तीसरी अदृश्य मानसिक शक्ति का जन्म होता है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसे एक आसान भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के उदाहरण से समझिए। अगर आप 2 बैटरियों को एक साथ जोड़ दें तो उनसे मिलने वाली बिजली की पावर दोगुनी नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह, जब 2 या 2 से अधिक इंसानों के दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ जुड़ते हैं तो वे सिर्फ 2 दिमाग नहीं रह जाते, वे मिलकर एक महादिमाग यानी मास्टरमाइंड बन जाते हैं, जो ब्रह्मांड की असीमित बुद्धि से सीधे आइडियाज खींच सकता है। आइए इसे इतिहास के 2 सबसे बड़े और क्रांतिकारी उदाहरणों से समझते हैं, जिसने साबित कर दिया कि मास्टरमाइंड ग्रुप दुनिया में कुछ भी मुमकिन कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, एंड्रयू कार्नेगी का सीक्रेट ग्रुप। जैसा कि हमने चैप्टर 7 में थोड़ा सा समझा था, एंड्रयू कार्नेगी की अकूत दौलत का सबसे बड़ा आधार उनका मास्टरमाइंड ग्रुप ही था। कार्नेगी खुद खुलकर ये बात स्वीकार करते थे। कार्नेगी के पास लगभग 50 लोगों का एक बहुत ही मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप था। इस ग्रुप में कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं था। वे सभी एक ही निश्चित उद्देश्य यानी अमेरिका में स्टील का साम्राज्य खड़ा करने के लिए पूरी लगन के साथ जुड़े थे। मजेदार बात यह है कि कार्नेगी ने अपने इस ग्रुप के लोगों को सिर्फ काम पर नहीं रखा था, बल्कि वे उनके साथ हर छोटे बड़े फैसले पर पूरी हार्मनी, तालमेल के साथ विचार करते थे। अगर ग्रुप का कोई इंजीनियर कोई नया आइडिया देता तो कार्नेगी उस पर पूरा भरोसा करते। अगर उनका कोई सेल्समैन मार्केटिंग की कोई नई योजना लाता तो पूरी टीम उसे सफल बनाने में जुट जाती। कार्नेगी कहते थे कि अकेले उनके दिमाग की शक्ति बहुत सीमित थी, लेकिन जब उनके 50 टॉप एक्सपर्ट्स के दिमाग एक साथ मिलकर काम करते थे तो वो एक ऐसी मैग्नेटिक पावर बन जाती थी जिसके सामने उनका कोई भी कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाता था। इसी मास्टरमाइंड की ताकत ने कार्नेगी को
अपने दौर का दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, द वेगाबॉन्ड्स, द वैगाबॉन्ड्स, इतिहास का सबसे पावरफुल फ्रेंड्स ग्रुप। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे जीनियस लोग आपस में गहरे दोस्त बन जाएं और एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करने लगें तो क्या होगा? इतिहास में ऐसा सचमुच हुआ था। 1915 से 1924 के बीच अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर ग्रुप था जिसे द वैगाबॉन्ड्स कहा जाता था। इस ग्रुप में 4 बेहद शक्तिशाली और जीनियस लोग शामिल थे। थॉमस एडिसन, महान आविष्कारक, हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के मालिक, हार्वे फायरस्टोन, फायरस्टोन टायर्स के फाउंडर, जॉन बुरोज, प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और लेखक। ये चारों दोस्त हर साल गर्मियों में एक साथ गाड़ियों में बैठकर कैंपिंग और रोड ट्रिप पर जाते थे। वे जंगलों में, नदियों के किनारे कैंप लगाते थे और रातों को अलाव, कैंप फायर के चारों तरफ बैठकर घंटों बातें करते थे। वे वहां किसी फालतू राजनीति या गॉसिप पर बात नहीं करते थे। वे बात करते थे आविष्कारों पर, बिजनेस की समस्याओं पर, इंसानी दिमाग की शक्तियों पर और दुनिया के भविष्य पर। जरा कल्पना कीजिए, जब थॉमस एडिसन का खोजी दिमाग, हेनरी फोर्ड का बिजनेस विजन और फायरस्टोन की प्रैक्टिकल समझ एक साथ मिलकर बैठती थी, तो वहां कितनी जबरदस्त मानसिक ऊर्जा पैदा होती होगी। वे एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाते थे, एक दूसरे को मेंटर करते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। यही वजह थी कि इन चारों ने अपने अपने फील्ड में वो मुकाम हासिल किया जो बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक सपना था। ये इतिहास का सबसे बेहतरीन और जीवंत मास्टरमाइंड ग्रुप था। अपना खुद का मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप भी जीवन में बड़ी दौलत और कामयाबी चाहते हैं तो आपको भी अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। सही लोगों का चुनाव करें। आपके ग्रुप में ऐसे लोग होने चाहिए जो बुद्धिमान हो, अपने काम के पक्के हो और सबसे जरूरी, उनकी सोच सकारात्मक, पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल मत रखिए जो हर बात में कमियां निकालते हैं या रोते रहते हैं। निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस, आपके ग्रुप का एक क्लियर एजेंडा होना चाहिए। जैसे अगर आप एक YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं तो आपके ग्रुप में एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर, एक वीडियो एडिटर और एक मार्केटर हो सकता है जिनका एक ही उद्देश्य है, चैनल को ग्रो करना। पूर्ण सद्भाव हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि ग्रुप के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल परफेक्ट ना हो। अगर ईर्ष्या, नफरत या कंपटीशन की भावना आएगी तो मास्टरमाइंड की शक्ति तुरंत नष्ट हो जाएगी। लेन देन का सिद्धांत, कोई भी बुद्धिमान इंसान आपके ग्रुप में मुफ्त में अपना समय देने नहीं आएगा। आपको यह तय करना होगा कि आपके साथ जुड़ने से उन्हें क्या फायदा होगा, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो या कोई अन्य मदद। निष्कर्ष तो दोस्तों, चैप्टर 10 का सीधा और साफ लेसन यही है कि अकेले आप सिर्फ एक बूंद हैं, लेकिन एक सही टीम के साथ आप पूरा समंदर बन सकते हैं। नो इंडिविजुअल कैन हैव ग्रेट पावर विदाउट द मास्टरमाइंड। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी ने कभी अकेले काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूसरों के दिमाग की शक्ति को अपने साथ जोड़ा। आज ही अपने आसपास देखिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके विजन से मैच करते हैं। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए और अपनी सफलता की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दीजिए। चैप्टर 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। दोस्तों, जब लोग इस किताब को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर का नाम देखकर अक्सर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर बनने की किताब में इस विषय का क्या काम? लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली और गुप्त चैप्टर है। अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आप अपने भीतर ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब महसूस करेंगे जो आपको जीनियस बना सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है।
ट्रांसम्यूटेशन का सीधा सा अर्थ है एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल देना। जैसे हम बहते हुए पानी की ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं, ठीक वैसे ही इंसानी शरीर में मौजूद सेक्स ऊर्जा को जीवन के बड़े लक्ष्यों, क्रिएटिविटी और पैसे कमाने के जुनून में बदला जा सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसानी दिमाग में जितने भी विचार या इच्छाएं आती हैं, उनमें सबसे तीव्र और शक्तिशाली इच्छा सेक्स की होती है। जब कोई इंसान इस इच्छा से भर जाता है तो उसके अंदर गजब की कल्पना शक्ति, साहस और काम करने की क्षमता आ जाती है। लेकिन 99% लोग इस कीमती ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख में बर्बाद कर देते हैं। हिल का कहना है कि जो व्यक्ति इस ऊर्जा को कंट्रोल करके अपने काम, बिजनेस या कला की तरफ मोड़ देता है, वो दुनिया में इतिहास रच देता है। आइए इसे इतिहास के 2 सबसे बड़े और जीवंत उदाहरणों से समझते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, निकोला टेस्ला, असीमित मानसिक ऊर्जा का स्रोत। विज्ञान के इतिहास में निकोला टेस्ला से बड़ा जीनियस शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट, एसी मोटर, रेडियो, रोबोटिक्स और रिमोट कंट्रोल जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी आविष्कार किए जो आज हमारी आधुनिक दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन टेस्ला की इस असीमित दिमागी शक्ति का रहस्य क्या था? टेस्ला ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की और वे पूरी जिंदगी पूर्ण ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चले। टेस्ला भली भांति जानते थे कि उनके भीतर जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पैदा हो रही है वो बहुत कीमती है। टेस्ला ने अपनी कामुक ऊर्जा का पूरा ट्रांसम्यूटेशन अपनी दिमागी वर्कशॉप की तरफ कर दिया था। जब वे किसी आविष्कार पर काम करते थे तो वे हफ्तों तक बिना सोए, बिना खाए अपनी लैब में जुटे रहते थे। उनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वे किसी भी मशीन का पूरा डिजाइन पहले अपने दिमाग में ही बना लेते थे, उसे चलाकर देख लेते थे और उसके बाद उसे असलियत में बनाते थे। टेस्ला का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब शारीरिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में बदला जाता है तो इंसान एक सुपर ह्यूमन की तरह काम करने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, अब्राहम लिंकन और रोमांस की शक्ति। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भी एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। हिल कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लीडर्स हुए हैं उनके भीतर सेक्स ऊर्जा का भंडार बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया। अब्राहम लिंकन के जीवन में एक समय ऐसा आया था जब वे अपनी सबसे प्रिय महिला एनी रटलेज से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन अचानक एनी की मृत्यु हो गई। इस गहरे सदमे और प्रेम की तीव्र भावना ने लिंकन के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव पैदा किया। उन्होंने अपने उस गहरे प्रेम और तड़प की ऊर्जा को समाज सेवा, राजनीति और देश को एकजुट रखने के काम में मोड़ दिया। लिंकन के भाषणों में जो सम्मोहन था, जो गहराई थी, वो उसी रूपांतरित ऊर्जा का परिणाम थी। हिल कहते हैं कि जब एक पुरुष के भीतर किसी महिला के प्रति सच्चा प्रेम और रोमांस जुड़ जाता है तो उसकी कामुक ऊर्जा अपने आप एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। लिंकन ने अपनी उस आंतरिक भावना को अमेरिका से गुलामी प्रथा को खत्म करने और देश को गृह युद्ध से बचाने के बड़े मिशन में लगा दिया। इस ऊर्जा को मोड़ने करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब सवाल आता है कि एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में इस ऊर्जा का ट्रांसम्यूटेशन कैसे करे? इसके लिए नेपोलियन हिल ने कुछ बेहद व्यावहारिक बातें बताई हैं। इच्छा को दबाएं नहीं, दिशा बदलें। नेपोलियन हिल साफ चेतावनी देते हैं कि आपको अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है। जब आप किसी इच्छा को जबरदस्ती दबाते हैं तो वो आपके दिमाग को बीमार कर देती है। इसके बजाय जब भी आपके मन में कामुक विचार या तीव्र शारीरिक ऊर्जा महसूस हो तो तुरंत उठिए और किसी रचनात्मक या बड़े काम में लग जाइए, जैसे कसरत करना, अपनी किताब या स्क्रिप्ट लिखना, बिजनेस के प्लान पर काम करना या कोडिंग करना। उस ऊर्जा को एक आउटलेट दीजिए। 40 की उम्र के बाद असली सफलता क्यों मिलती है? नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पाई। उन्होंने देखा
कि दुनिया के ज्यादातर अमीर और कामयाब लोग 40 से 50 साल की उम्र के बीच ही सबसे ज्यादा सफल हुए। इसका कारण यह है कि 20 से 30 साल की उम्र में युवा अपनी इस कीमती ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक आकर्षण और मजे में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन 40 की उम्र के बाद जब उनके अंदर ठहराव आता है और वे इस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करना सीख जाते हैं, तब उनकी असली तरक्की शुरू होती है। हिल कहते हैं कि अगर कोई युवा 20 या 25 साल की उम्र में ही ये कला सीख जाए तो वो बहुत कम उम्र में ही अरबपति बन सकता है। सच्चे प्रेम और रोमांस की ताकत। हिल कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक आकर्षण एक जानवर जैसी प्रवृत्ति है, लेकिन जब आपके जीवन में सच्चा प्रेम आता है तो वो आपकी सेक्स ऊर्जा को आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा में बदल देता है। एक सही लाइफ पार्टनर आपके भीतर के जीनियस को जगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चैप्टर 11 का सीधा और साफ संदेश यही है कि आपके भीतर की शारीरिक ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। सेक्स एनर्जी इज द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ ऑल जीनियसेस। निकोला टेस्ला और अब्राहम लिंकन ने अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ बहने देने के बजाय इसे इतिहास रचने के काम में लगाया। आज से ही सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें देखकर अपनी इस दिव्य ऊर्जा को बर्बाद करना बंद कीजिए। जब भी आपके अंदर ये ऊर्जा हिलोरे मारे, इसे अपने सपनों की भट्टी में झोंक दीजिए। अपने बिजनेस और अपने करियर को चमकाने में लगा दीजिए। फिर देखिए कि कैसे आप भी एक साधारण इंसान से जीनियस बन जाते हैं। चैप्टर 12, अचेतन मन, दी सबकॉन्शियस माइंड, ब्रह्मांड से जुड़ने वाली कड़ी। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने विचारों को मोड़ने और मास्टरमाइंड की बात की, लेकिन अब नेपोलियन हिल हमें उस जगह लेकर जा रहे हैं जहां ये सारे विचार असलियत में बदलते हैं, हमारा अचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बेहद उपजाऊ खेत की तरह है। इसमें आप चाहे कोई भी बीज डालें, चाहे वो सफलता का हो या असफलता का, अमीरी का हो या गरीबी का, ये मन उसे बड़ा करके आपको वापस लौटा देगा। ये आपके चेतन मन और ब्रह्मांड की असीमित बुद्धि के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक यानी पुल है। मजेदार बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। ये 24 घंटे काम करता है। अगर आप इसमें जानबूझकर अमीर बनने और सफल होने के विचार नहीं डालेंगे, तो ये आपके आसपास के माहौल से डर, चिंता और गरीबी के नकारात्मक विचारों को अपने आप समेट लेगा और आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। आइए इसे इतिहास के 2 सबसे बड़े और प्रेरणादायक उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से दुनिया को बदला गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, हेनरी फोर्ड और V8 इंजन की जिद। हेनरी फोर्ड जब अपनी मशहूर कार के लिए एक बिल्कुल नया V8 इंजन, जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो, बनाना चाहते थे, तो उनके जमाने के सभी इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा, मिस्टर फोर्ड, ये कागज पर तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा इंजन बनाना बिल्कुल असंभव है। लेकिन हेनरी फोर्ड का अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अटूट भरोसा था। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को सीधा आदेश दिया, चाहे जितना समय लगे, काम जारी रखो, मुझे ये इंजन हर हाल में चाहिए। 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने फिर हार मान ली। फोर्ड ने कहा, लगे रहो। 1 साल बीत गया, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। इंजीनियर्स को लगा कि फोर्ड पागल हो गए हैं, लेकिन फोर्ड ने अपने चेतन मन से उस V8 इंजन की तस्वीर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से प्लांट कर दिया था कि उनका असीमित मन उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड से रास्ते ढूंढ रहा था। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। इंजीनियर्स को अचानक एक नया तरीका सूझा। उन्होंने उस पर काम किया और दुनिया का पहला सफल V8 इंजन बनकर तैयार हो गया। हेनरी फोर्ड ने अपने अचेतन मन की जिद से उस चीज को मुमकिन कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया इम्पॉसिबल कह रही थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, थॉमस एडिसन और रात की जादुई झपकी। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह समझते थे।
वे जानते थे कि जब हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, शांत होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड सबसे तेजी से काम करता है। जब एडिसन किसी आविष्कार जैसे लाइट बल्ब या फोनोग्राफ में बुरी तरह फंस जाते थे और उनका लॉजिकल दिमाग जवाब दे देता था, तो वे जबरदस्ती सोचना बंद कर देते थे। वे अपनी लैब में एक आराम कुर्सी पर बैठ जाते थे और अपने दोनों हाथों में लोहे की भारी गेंदें पकड़ लेते थे। उनके हाथों के ठीक नीचे फर्श पर लोहे की थालियां रखी होती थी। जैसे ही एडिसन को गहरी नींद आने लगती और उनका चेतन मन शांत होता, उनके हाथ ढीले पड़ जाते और वे गेंदें खटखट की आवाज के साथ नीचे थालियों पर गिर जाती। उस आवाज से एडिसन तुरंत जाग जाते, लेकिन जागने से ठीक पहले की उस आधा सोए आधा जागे हिप्नोगॉजिक स्टेट में उनके सबकॉन्शियस माइंड से उन्हें उनकी समस्या का बिल्कुल सटीक समाधान या आइडिया मिल जाता था। एडिसन ने अपने सैकड़ों आविष्कार इसी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से किए थे। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का गुप्त फॉर्मूला। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ कोरे शब्दों या वाक्यों को नहीं समझता। आप शीशे के सामने खड़े होकर कितनी ही बार क्यों न बोल ले कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसमें भावनाएं नहीं जोड़ेंगे। सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है विचार प्लस तीव्र भावना, थॉट प्लस इमोशन। हिल ने हमारे मन को प्रभावित करने वाली 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक, पॉजिटिव भावनाएं बताई हैं, जिन्हें आपको अपने विचारों में शामिल करना है। इच्छा, डिजायर, किसी चीज को पाने की तीव्र तड़प। आस्था, फेथ, ये अटूट विश्वास की वह चीज आपको मिलकर रहेगी। प्रेम, लव, अपने काम और अपने लक्ष्य से बेहद प्यार। रोमांस, रोमांस, जीवन और सपनों के प्रति एक उत्साह। उम्मीद, होप, एक बेहतर भविष्य की पक्की उम्मीद। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहना। उत्साह, इंथुजियाज्म, काम को पूरे जोश के साथ करना। जब आप इन भावनाओं के साथ रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक ऑर्डर की तरह लेता है और आपकी जिंदगी में दौलत, सही लोग और सही अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, चैप्टर 12 का सीधा संदेश यही है कि आपका अचेतन मन एक चुंबक है। जैसी भावनाएं इसमें डालेंगे, वैसी ही हकीकत ये आपकी बाहर की दुनिया में खींच लाएगा। दी सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन ने अपने लॉजिकल दिमाग के थक जाने के बाद भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखा। आज से ही सोते समय अपने डर और चिंताओं को सोचना बंद कीजिए। अपने मन में अमीरी, सफलता और खुशी के बीज डालिए, क्योंकि जो आपके भीतर गहरे में छप जाएगा वही एक दिन आपकी हकीकत बन जाएगा। चैप्टर 13, मस्तिष्क, द ब्रेन, विचारों का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने अचेतन मन की जादुई शक्ति को समझा, लेकिन अब नेपोलियन हिल हमें उस फिजिकल मशीनरी यानी हमारे शरीर के उस हिस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन शक्तियों को असलियत में काम पर लगाता है। हमारा मस्तिष्क, द ह्यूमन ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। ठीक उसी तरह जैसे एक रेडियो स्टेशन हवा में तरंगे छोड़ता है और आपका रेडियो उन तरंगों को कैच करके गाना बजा देता है, ठीक वैसे ही आपका दिमाग भी हर सेकंड विचारों की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में छोड़ रहा है और दूसरों के दिमाग से आ रही तरंगों को रिसीव कर रहा है। जब आप किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से और पूरी भावना के साथ सोचते हैं, तो आपका दिमाग एक ऊंचे वाइब्रेशन पर काम करने लगता है। ये वाइब्रेशन आपके आसपास के माहौल में मौजूद वैसे ही विचारों, अवसरों और लोगों को आपकी तरफ खींचता है। आइए इसे इतिहास के 2 सबसे बड़े और माइंड ब्लोइंग उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे इस दिमागी स्टेशन ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, राइट ब्रदर्स
और फ्लाइंग मशीन का वाइब्रेशन। 1903 से पहले अगर आप किसी से कहते कि इंसान लोहे और लकड़ी की मशीन पर बैठकर बादलों के पार उड़ सकता है, तो लोग आपको पागल कहते। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना था कि हवा से भारी कोई भी चीज आसमान में कभी नहीं उड़ सकती। लेकिन दो भाई, ऑरविल और विल्बर राइट, जिन्होंने कोई कॉलेज भी नहीं देखा था और एक छोटी सी साइकिल की दुकान चलाते थे, उनके दिमाग का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कुछ अलग ही तरंगे छोड़ रहा था। राइट ब्रदर्स ने अपने दिमाग को इंसान के उड़ने के विचार पर पूरी तरह से ट्यून कर लिया था। वे दिन रात सिर्फ यही सोचते, यही पढ़ते और यही प्रयोग करते थे। जब उनका दिमाग इस हाई वाइब्रेशन पर लगातार काम कर रहा था, तो उनके दिमागी स्टेशन ने ब्रह्मांड की क्रिएटिव इमेजिनेशन से वो गुप्त रास्ते और आइडियाज रिसीव करना शुरू कर दिए जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी नहीं दिख रहे थे। उन्होंने हवा के दबाव, विंग डिजाइन और बैलेंसिंग के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स ढूंढ निकाले जो पहले कभी सोचे नहीं गए थे। उनके दिमागी स्टेशन की इस जबरदस्त रिसीविंग पावर ने ही 17 दिसंबर 1903 को दुनिया का पहला सफल हवाई जहाज बनाकर इतिहास रच दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, महात्मा गांधी का अहिंसा का अदृश्य ब्रॉडकास्ट। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में एक बहुत ही अनोखा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि शारीरिक ताकत या बंदूकों के बिना भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को हिलाया जा सकता है, अगर आपके दिमाग का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन शक्तिशाली हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी। गांधी जी के पास कोई सेना नहीं थी, कोई बड़ी धन दौलत नहीं थी और न ही कोई आधुनिक संचार माध्यम थे, लेकिन उनके दिमाग में एक निश्चित विचार था, सत्य और अहिंसा के बल पर आजादी। उन्होंने अपने दिमाग से इस विचार के वाइब्रेशन को इतनी शिद्दत और पवित्रता के साथ ब्रॉडकास्ट किया कि वो तरंग भारत के करोड़ों लोगों के दिमाग के रिसीविंग स्टेशन से जाकर टकराई। बिना किसी इंटरनेट या सोशल मीडिया के करोड़ों लोग एक ही विचार से जुड़ गए और एक साथ खड़े हो गए। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन था कि कैसे एक व्यक्ति का दिमाग पूरे देश के करोड़ों दिमागों को एक ही वेवलेंथ पर लाकर एक महाशक्ति यानी मास्टरमाइंड खड़ा कर सकता है। अपने दिमागी स्टेशन को कैसे काम पर लगाएं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग के इस स्टेशन को सही से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको इसके 3 मुख्य हिस्सों को समझना होगा जो आपस में मिलकर काम करते हैं। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यह आपके दिमाग का लॉजिकल और सोचने वाला हिस्सा है जो विचारों को इकट्ठा करता है और आपकी योजनाओं को ब्रॉडकास्ट करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह आपके दिमाग का वो रिसीवर है जो ब्रह्मांड से नए आइडियाज, अचानक आने वाले फ्लैश और समाधानों को रिसीव करता है। उद्दीपन, स्टिम्युलेशन, आपका दिमागी स्टेशन शांत बैठकर काम नहीं करेगा, इसे उत्तेजित करना पड़ता है। इसके लिए आप चैप्टर 10 मास्टरमाइंड ग्रुप में बैठकर चर्चा करना और चैप्टर 11 कामुक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी टीम के साथ किसी बड़े लक्ष्य पर पूरी भावना के साथ चर्चा करते हैं, तो आपका दिमाग आम दिनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से आइडियाज रिसीव करने लगता है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, चैप्टर 13 का सीधा और साफ मैसेज यही है कि आप कोई लाचार इंसान नहीं हैं। आपके सिर के भीतर ब्रह्मांड का सबसे एडवांस ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन मौजूद है। द ब्रेन इज बोथ अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर द वाइब्रेशन ऑफ थॉट। राइट ब्रदर्स और महात्मा गांधी ने अपनी शारीरिक सीमाओं से बाहर निकलकर अपने दिमाग के वाइब्रेशन से दुनिया को बदला। आज से ही इस बात के प्रति सचेत हो जाइए कि आपका दिमाग रोजाना कैसे विचार ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अगर आप दिन भर शिकायतें, डर और गरीबी के विचार ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो आपका स्टेशन वैसे ही हालातों को रिसीव करेगा। अपने विचारों की ट्यूनिंग बदलिए, सफलता और अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाइए और फिर देखिए कि कैसे ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। चैप्टर 14, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस, बुद्धिमानी के मंदिर का दरवाजा। दोस्तों, अब हम इस पूरी किताब के आखिरी
और सबसे रहस्यमयी पायदान पर पहुंच चुके हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि छठी इंद्री आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जिसे हम क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। ये इंसान के दिमाग का वो अल्टीमेट रिसीविंग स्टेशन है जहां सीधे ब्रह्मांड की असीमित बुद्धि से आइडियाज, फ्लैश और योजनाएं आपके दिमाग में अचानक कौंधती हैं। इसी को लोग अंतर्ज्ञान, तीसरी आंख या अचानक आई हुई प्रेरणा कहते हैं। छठी इंद्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपको आने वाली मुसीबतों से पहले ही आगाह कर देती है ताकि आप उनसे बच सकें, और आने वाले बेहतरीन अवसरों का इशारा भी पहले ही दे देती है ताकि आप उन्हें लपक सकें। लेकिन हिल साफ कहते हैं कि ये शक्ति किसी जादू से नहीं आती। जब आप पिछले 13 सिद्धांतों जैसे तीव्र इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में मास्टर हो जाते हैं, तब ये शक्ति अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। आइए इसे इतिहास के 2 सबसे बड़े और अविश्वसनीय उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे इस छठी इंद्री ने लोगों की जान भी बचाई और उन्हें अमर भी बना दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, नेपोलियन हिल के अदृश्य सलाहकार। इस चैप्टर में खुद नेपोलियन हिल ने अपने जीवन का एक बेहद चौंकाने वाला और गुप्त प्रयोग शेयर किया है। हिल कहते हैं कि जब वे इस किताब पर रिसर्च कर रहे थे तो वे दुनिया के महानतम लोगों के दिमाग को समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी छठी इंद्री का इस्तेमाल करके अपने दिमाग में एक अदृश्य सलाहकार समिति बनाई। हिल रोज रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करते थे और विजुलाइज करते थे कि वे एक बड़ी सी गोल मेज पर बैठे हैं और उनके आसपास इतिहास के 9 सबसे महान लोग बैठे हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, इमर्सन और सुकरात। हिल हर रात उस काल्पनिक मीटिंग की अध्यक्षता करते थे। वे लिंकन से कहते, मिस्टर लिंकन, मुझे आपके जैसी देशभक्ति और साहस चाहिए। वे एडिसन से कहते, मुझे आपके जैसी खोजी और अटूट नजरिया चाहिए। शुरुआत में ये सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन महीनों तक लगातार ऐसा करने से हिल की छठी इंद्री इतनी शक्तिशाली हो गई कि उन्हें असलियत में महसूस होने लगा कि वे महान लोग उनके सामने बैठे हैं। एक बार तो एक संकट के समय अब्राहम लिंकन की उस काल्पनिक छवि ने हिल के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी सलाह दी जिसने हिल की पूरी लाइफ बदल दी। हिल कहते हैं कि यह कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि ये उनकी छठी इंद्री थी जो उन महान लोगों के विचारों की फ्रीक्वेंसी से जुड़कर उन्हें सही रास्ते दिखा रही थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, अल्बर्ट आइंस्टीन का थॉट एक्सपेरिमेंट। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी प्रयोगशाला में किसी उपकरण या मशीनों से आविष्कार नहीं करते थे। उनका पूरा काम उनके दिमाग के भीतर होता था। वे अपनी इस दिव्य छठी इंद्री को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते थे। जब आइंस्टीन सिर्फ 16 साल के थे, तब उनके दिमाग में एक अचानक से एक फ्लैश आया। क्या होगा अगर मैं प्रकाश की एक किरण, बीम ऑफ लाइट, के साथ साथ दौड़ने लगूं? यह कोई लॉजिकल विचार नहीं था, यह सीधे उनकी छठी इंद्री से आया एक इनपुट था। आइंस्टीन सालों तक अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करके बस इस विचार को अपनी कल्पना में जीते रहे। जब वे किसी गणितीय समीकरण में फंस जाते तो वे जबरदस्ती सोचना बंद कर देते और शांत बैठ जाते। इसी शांत अवस्था में उनकी छठी इंद्री ब्रह्मांड से वो जवाब रिसीव करती थी जो उस समय के किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं थे। इसी छठी इंद्री की बदौलत उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की, जिसने पूरी दुनिया के विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टीन खुद कहते थे कि लॉजिक आपको अ से बी तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना और अंतर्ज्ञान आपको हर जगह ले जाएगी। अपनी छठी इंद्री को कैसे जगाएं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि छठी इंद्री को जबरदस्ती या किसी जोरजबरदस्ती से चालू नहीं किया जा सकता। इसे जगाने के लिए आपके अंदर 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। डर का पूरी तरह खात्मा। हिल कहते हैं कि अगर आपके दिल और दिमाग में किसी भी तरह का डर है, चाहे वो गरीबी का डर हो, आलोचना का डर हो या बीमारी का डर हो, तो आपकी छठी इंद्री का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। डर आपके दिमागी स्टेशन में नॉयस
या रुकावट पैदा करता है। अगले चैप्टर 15 में हिल ने इन डरों को खत्म करने का तरीका बताया है। ध्यान और एकांत। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठिए। बिना किसी फोन या डिस्टरबेंस के अपने विचारों को शांत होने दीजिए। जब आपका चेतन मन पूरी तरह मौन हो जाता है, तभी छठी इंद्री की धीमी सी आवाज आपको सुनाई देती है। प्रेरणा पर तुरंत भरोसा करना। कई बार आपको अचानक किसी काम को करने का एक जबरदस्त विचार आता है, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। हिल कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई पॉजिटिव फ्लैश आए, उसे हल्के में मत लीजिए। उस पर तुरंत एक्शन लीजिए या उसे अपनी डायरी में लिख लीजिए। आप इस पर जितना भरोसा करेंगे, ये शक्ति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चैप्टर 14 का निचोड़ यही है कि जब आप अपने मन को डर से मुक्त करके पूरी तरह शांत कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपको रास्ता दिखाने आता है। द सिक्स्थ सेंस इज द हेल्पर दैट ओपन्स द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। नेपोलियन हिल और अल्बर्ट आइंस्टीन ने साबित किया कि दुनिया के सबसे बड़े फैसले और आविष्कार सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि भीतर की उस जादुई आवाज से होते हैं। आज से ही अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुनना शुरू कीजिए। अपने पिछले सारे लेसन को पक्का कीजिए, ताकि आपकी छठी इंद्री भी आपके लिए कामयाबी के वो रास्ते खोल सके जो आज तक बंद थे। चैप्टर 15, डर के 6 भूतों को हराना, आउटविटिंग दी 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, आखिरी पड़ाव। दोस्तों, अब हम इस महान किताब के बिल्कुल आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कामयाबी के महल की सीढ़ियां चढ़ने से पहले आपको अपने रास्ते में खड़े 6 सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा करना होगा, जिन्हें वे डर के 6 भूत, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर कहते हैं। ये भूत कोई बाहर के भूत नहीं है, बल्कि ये आपके अपने ही दिमाग की उपज है। डर कुछ और नहीं, बल्कि आपके दिमाग की एक स्थिति है। और अच्छी बात यह है कि आपके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आपका नियंत्रण है। हिल कहते हैं कि जब तक आप इन डरों को पहचान कर इन्हें जड़ से खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी छठी इंद्री भी काम नहीं करेगी। आइए इन 6 डरों को इतिहास और असल जिंदगी के बेहतरीन उदाहरणों के साथ समझते हैं कि ये कैसे हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। 1. गरीबी का डर। ये इंसानी दिमाग का सबसे विनाशकारी डर है। ये डर इंसान की सोचने की क्षमता को पंगु कर देता है, उसकी रचनात्मकता को मार देता है और उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। उदाहरण, जरा सोचिए, कितने ही लोग ऐसे हैं जो एक घुटन भरी, कम सैलरी वाली नौकरी में सिर्फ इसलिए पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है, अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। वे कोई नया बिजनेस या रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। इलाज। हिल कहते हैं कि तय कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी शर्तों पर जिएंगे। गरीबी कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है। इसे अपने दिमाग से निकालिए और अमीरी पर फोकस कीजिए। 2. आलोचना का डर, दी फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये डर इंसान की मौलिकता को छीन लेता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये डर लोगों को बड़े सपने देखने ही नहीं देता। उदाहरण, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हेनरी फोर्ड के शुरुआती दिन है। जब वे अपनी पहली बिना घोड़ों वाली गाड़ी बना रहे थे, तो उनके पड़ोसी और रिश्तेदार उन पर हंसते थे और कहते थे कि ये आदमी पागल हो गया है। अगर फोर्ड लोगों की आलोचना से डर जाते, तो वे अपनी वर्कशॉप बंद कर देते, लेकिन उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। इलाज। ये समझना जरूरी है कि लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और तब भी बोलेंगे जब आप इतिहास रचेंगे। लोगों का काम है कहना, आपका काम है अपने लक्ष्य पर टिके रहना। 3. बीमारी का डर, दी फियर ऑफ इल हेल्थ। ये डर अक्सर इंसानी कल्पना से पैदा होता है। लोग छोटी सी तकलीफ होने पर भी इंटरनेट पर सर्च करके या सोच सोचकर खुद को बहुत बड़ी बीमारी का शिकार मान लेते हैं। हिल कहते हैं कि ये डर वास्तव में इंसान को बीमार बना देता है। उदाहरण, आपने मेडिकल साइंस में
नोसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जहां एक स्वस्थ इंसान को सिर्फ ये झूठ बोल दिया जाए कि उसे कोई जानलेवा बीमारी है तो उसका शरीर सचमुच उस बीमारी के लक्षण दिखाने लगता है। इलाज: अपने दिमाग को स्वास्थ्य, ताकत और ऊर्जा के विचारों से भरिए। बीमारी का डर सोचना बंद कीजिए। 4. किसी के प्यार को खोने का डर, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये डर इंसानों में ईर्ष्या, शक और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। ये किसी भी व्यक्ति की मानसिक शांति को पूरी तरह तबाह कर सकता है। उदाहरण: कई लोग अपने रिलेशनशिप या शादी में इतने डरे हुए होते हैं कि वे अपने पार्टनर पर पाबंदियां लगाने लगते हैं। ये डर उनके पूरे करियर और दिमाग के फोकस को बर्बाद कर देता है। इलाज: खुद को इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाइए कि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ का रिमोट कंट्रोल न बने। 5. बुढ़ापे का डर, द फियर ऑफ ओल्ड एज। लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, वे कमजोर हो जाएंगे या दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। उदाहरण: इसके विपरीत, इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य और बिजनेसेस लोगों ने 40, 50 या 60 की उम्र के बाद खड़े किए। खुद कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। इलाज: बुढ़ापे को एक कमजोरी नहीं, बल्कि ज्ञान, विजडम और अनुभव का सबसे खूबसूरत समय मानिए। 6. मौत का डर, द फियर ऑफ डेथ। ये सभी डरों का राजा है। लोग इस बात से डरते हैं कि मरने के बाद उनका क्या होगा या उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उदाहरण: महान दार्शनिक सुकरात, सोक्रेट्स को जब मौत की सजा सुनाई गई और जहर का प्याला दिया गया तो वे बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वे जानते थे कि मौत एक अटल सत्य है और जो चीज निश्चित है उससे डरना मूर्खता है। उन्होंने हंसते हंसते जहर पी लिया क्योंकि वे अपने विचारों में अमर हो चुके थे। इलाज: मौत को जीवन का एक स्वाभाविक अंत मानिए। डरने के बजाय इस बात पर ध्यान लगाइए कि जो समय आपके पास है उसमें आप दुनिया को क्या देकर जा सकते हैं। 7वां अदृश्य दुश्मन, संवेदनशीलता, ससेप्टिबिलिटी टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। इन 6 भूतों के अलावा नेपोलियन हिल एक और बेहद खतरनाक चीज का जिक्र करते हैं: नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता। इसे हिल मानसिक स्पंज कहते हैं। यदि आप अपने आसपास के नकारात्मक लोगों की बातें, न्यूज चैनल्स की खबरें और निराशावादी माहौल को अपने अंदर सोखते रहेंगे तो आपका दिमाग जहर से भर जाएगा। अपने दिमाग के दरवाजे को एक सख्त गार्ड की तरह बंद रखिए ताकि कोई भी नकारात्मक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश न कर सके। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस महान किताब का अंतिम संदेश यही है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता डर की तरफ जाता है जो आपको गरीबी और लाचारी की जिंदगी देता है, और दूसरा रास्ता आस्था, फेथ की तरफ जाता है जो आपको असीमित दौलत, खुशी और कामयाबी देता है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। अपने भीतर के इन 6 डरों को हमेशा के लिए दफन कर दीजिए। अपने दिमाग के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को सकारात्मकता पर सेट कीजिए। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत का इस्तेमाल कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अमीर बनने की जिद को बैठा लीजिए, क्योंकि जब आप सोच सकते हैं तो आप उसे सच भी कर सकते हैं।